नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक यादव स्वरालय म्यूज़िक क्लास चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जितने भी म्यूज़िक एग्ज़ाम होती है, यूजीसी नेट म्यूज़िक एग्ज़ाम, एमपीटेट म्यूज़िक मेन एग्ज़ाम, ईएमआरएस, बीपीएससी, एनवीएस, केवीएस, एमपीपीएससी, आरपीएससी, डी ट्रिपल एसबी और ऑल ओवर इंडिया में जितने भी म्यूज़िक एग्ज़ाम होती है, सभी की तैयारी स्वरालय म्यूज़िक क्लास चैनल द्वारा करवाई जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कई सारी थ्योरी क्लासेस, कई सारे मॉक टेस्ट और कई सारे पेपर सॉल्यूशन आपके लिए इसी चैनल पे प्रिपेयर कर रखे हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उनको गो थ्रू कर सकते हैं। सारी चीज़ों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, साथ ही साथ उनकी प्लेलिस्ट की लिंक भी मिल जाएगी, ताकि सभी वीडियोस, सभी क्लासेस, सभी पेपर सॉल्यूशन और सभी मॉक टेस्ट आपको एक ही जगह प्राप्त हो जाए। अगर आप किसी म्यूज़िक वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं तो म्यूज़िक वैकेंसी की भी सबसे पहले अपडेट स्वरालय म्यूज़िक क्लास चैनल द्वारा दी जाती है। तो इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि सबसे पहले अपडेट आपको ही प्राप्त हो। अब आज मैं आपके लिए सबसे बेहतरीन क्लास लेकर आया हूँ, जो आपकी होने वाली थ्योरी क्लास नंबर 11। अभी तक मैंने इंस्ट्रूमेंट पे कोई क्लास नहीं ली थी, इसलिए मैंने सोचा कि आपको इंस्ट्रूमेंट की थ्योरी पढ़ाई जाए। तो ये अभी जो आगामी एग्ज़ाम है आपकी यूजीसी नेट, जो दिसंबर वाला सेशन होने वाला है, 7 तारीख को आपकी एग्ज़ाम है म्यूज़िक की। साथ ही साथ बीपीएससी की भी डेट आ गई है, यानी 7 से 10 के बीच में संभावित तिथि जारी कर दी गई है। तो उस समय बीपीएससी की भी हो सकती है और ईएमआरएस की भी आपकी पास में ही एग्ज़ाम, ज़्यादा दूर नहीं है। तो डी ट्रिपल एस बी की भी बहुत जल्द डेट आ जाएगी। तो इस प्रकार हमको ये जो आपकी क्लास है काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाती है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये थ्योरी क्लास है आपकी, आप देख सकते हैं बैनर स्पेशल ऑन इंस्ट्रूमेंट पे है। अब मैं आपको मेरी बैच के बारे में बता दूं, जो मैंने काफ़ी पहले लॉन्च की थी और इसको 1 मंथ हो गया है कंप्लीट चलते हुए। तो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो कर सकते हैं। इसमें आपको बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो हर वीक आपके 3 क्लासेस होती है इसमें, और आपकी मंथ की 12 क्लासेस आपको मिलेगी इसमें। और आपकी इस कोर्स की फ़ीस है 599 रुपीज़, यानी 600 रुपीज़ का ये कोर्स है। और कॉन्टैक्ट नंबर ये है मेरा, इस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो इस पर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हर वीक आपको टेस्ट भी मिलेगा, साथ ही साथ स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। तो अभी अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लाइव क्लासेस बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा है। तो अगर आप डायरेक्ट ये लेते हैं तो आपको तुरंत ही 12 क्लासेस, साथ ही साथ 4 टेस्ट, यानी आपके 1500 प्लस क्वेश्चन उसमें आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और साथ ही साथ आपको सब कुछ स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। तो ये आपका फ़ायदा होगा अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन करवा लेते, क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो आप करवा सकते हैं। इसके अलावा आप अगर एमपीटेट के स्टूडेंट हैं तो एमपीटेट के लिए भी मैंने ये कोर्स काफ़ी पहले लॉन्च किया था, जो क्रैश कोर्स से मैंने एक कोर्स में बदल दिया, यानी 3 मंथ का कोर्स कर दिया। और फीस उतनी ही है, यानी कि जो क्रैश कोर्स की फ़ीस थी 1250, उतनी ही फीस लेकर मैं आपको ये कोर्स करवा रहा हूँ, प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो इसमें आपको टोटल 3 मंथ की क्लासेस मिलने वाली, यानी 24 क्लासेस। साथ ही साथ एक मैराथन मिलेगी, महामैराथन, यानी 25 क्लासेस मिलने वाली है। साथ ही साथ आपके टॉप 150 क्वेश्चंस के 2 सेट, और आपके हर वीक के एक टेस्ट, यानी 6 टेस्ट आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो काफ़ी कुछ इसमें मिलने वाला है। तो अगर आप ये भी परचेस या रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आप मेरे उसी नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उससे भी जुड़ जाइए। वहाँ डेली मैं आपके 5 MCQ कराता हूँ, जिससे आपकी किसी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से हो सकती है। अब एक यहाँ पे बात ये है कि अभी काफ़ी स्टूडेंट को ये था, ये क्या इसमें,
चलिए, अब काफ़ी स्टूडेंट अभी टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर रहे हैं, मतलब सब कुछ बता रहे हैं कि सर हाँ हमको काफ़ी ज़रूरत है महा मैराथन क्लास की। तो अब आपकी मैं ये सूचना भी देने वाला था आज ही कि आपको महा मैराथन क्लास आपकी ज़रूर होगी अब यूट्यूब पे, और बहुत धमाकेदार तरीके से मैं ये आपको करवाने वाला हूँ, जिससे आपकी किसी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि इसमें मैं आपके 1000+ क्वेश्चन करवाने वाला हूँ एक ही महा मैराथन में, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। आपको 1 वीक तक बस वेट करना है, आपकी एग्ज़ाम के पहले पहले आपकी महा मैराथन ज़रूर होगी, तो आप उसका इंतज़ार करिए। हाल जो इंस्ट्रूमेंट का जो वीडियो है वो शुरू करते हैं थ्योरी का। तो देखिए, सबसे पहले आप पढ़ सकते हैं क्या लिखा है। भारतीय वाद्यों का वर्गीकरण। भारतीय वाद्य जिनसे स्वर अथवा स्वरावलियों उत्पन्न कर उनका संगीत में उपयोग किया जाता है स्वर वाद्य कहलाते हैं, जैसे सितार, सरोद, बांसुरी, संतूर व हारमोनियम आदि। इसी प्रकार ऐसे वाद्य जिनका उपयोग गायन व स्वर वाद्य की प्रस्तुतियों में लय अथवा गति को सुचारू रखने हेतु किया जाता है ताल वाद्य कहलाते हैं, जैसे तबला, पखावज व ढोलक आदि। तो इस प्रकार से मतलब स्वर वाद्य जिनमें स्वरों का प्रयोग होगा, और ताल वाद्य यानी जिसमें लय और इस प्रकार का मतलब होगा, तो उसमें ताल वाद्य ये कहलाएंगे। आगे हम पढ़ते हैं। तो तंत्री वाद्य की बात करें तो तंत्री वाद्य कौन से होते हैं। ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें तंतु का प्रयोग होता है जो कि धातु अथवा ताज से निर्मित होते हैं, तंत्री वाद्य कहलाते हैं। इनमें तंतु अथवा तार में कंपन से ध्वनि उत्पन्न की जाती है। तंत्री वाद्यों के भी 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से। तत्वाद्य, ऐसे वाद्य जिनमें तार में उत्पन्न करने के लिए, कंपन उत्पन्न करने के लिए किसी कोण यानी प्लेक्ट्रम से आघात कर ध्वनि उत्पन्न की जाती है, तंत्री वाद्य कहलाते हैं, जैसे सितार, सरोद, गिटार। आप देख सकते हैं चित्र इसके। तो ये आप चित्र देख सकते हैं, ये सितार, ये सरोद और ये गिटार। तो इस प्रकार से आपका ये, अभी हम वाद्यों के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, एक एक वाद्यों के बारे में कि किस प्रकार से क्या है। नेक्स्ट आपका है वितत वाद्य। वितत वाद्य कैसे होते हैं। जिनमें तार में कंपन उत्पन्न करने के लिए धनुष यानी बो का उपयोग किया जाता है, उन्हें वितत वाद्य कहते हैं। अब इसमें ये बात आप याद रखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपसे ऐसा पूछ लें कि किस वाद्य की श्रेणी को 2 भागों में बांटा गया है, तो उसमें ऑप्शन देंगे तत्वाद्य, सुशिर वाद्य, घन वाद्य या अवनद वाद्य। तो आपका तत्वाद्य की 2 श्रेणी है, तत् और वितत। तो ये आप याद रखिएगा, यानी तंत्री वाद्य जो आपके होते हैं उनकी 2 श्रेणी है, आप देख सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब वितत वाद्यों में कौन कौन से आ जाएंगे जो आपके गज से बजाए जाते हैं, जैसे वायलिन, सारंगी और आपके दिलरुबा, इसराज, इस प्रकार के जो आपके वाद्य हैं वो सारे वितत वाद्यों के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट आपका है सुशिर वाद्य। ऐसे वाद्य जिनमें ध्वनि उत्पन्न करने हेतु वायु का प्रयोग होता है सुशिर वाद्य कहलाते हैं, जैसे बांसुरी, शहनाई और हारमोनियम। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये सब आपको पता होगी, लेकिन थोड़ा सा मुझे बताना ज़रूरी है। जो नए कैंडिडेट है जिन्होंने पहली बार जान रहे हैं, तो उनको भी ये चीज़ें पता होना चाहिए कि वाद्यों के 4 प्रकार होते हैं। अब उसमें बांसुरी, शहनाई, हारमोनियम ये सुशिर वाद्यों में आ रहे हैं। इस प्रकार तंत्री वाद्य एवं सुशिर वाद्य दोनों ही प्रमुख स्वर वाद्य कहलाते हैं। स्वर वाद्यों में तंत्री वाद्य और सुशिर वाद्य आते हैं। अब एग्जाम में कभी आपसे पूछ लें कि स्वर वाद्य कितने, मतलब स्वर वाद्य की श्रेणी वाले कितने भेद हैं, तो आपके 2 भेद हैं। ये भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आपसे आ जाए आपको आंसर करते आना चाहिए। नेक्स्ट आपका है ऐसे वाद्य जिनमें चर्म अथवा खाल को किसी लकड़ी, मिट्टी अथवा धातु से निर्मित खोखले आकार में मढ़कर हथेली की थाप, उंगलियों अथवा डंडियों के प्रहार से ध्वनि उत्पन्न की जाती है, अवनद वाद्य कहलाते हैं। इनका उपयोग संगीत में लय व ताल के लिए होता है, जैसे तबला, मृदंग, पखावज तथा ढोलक आदि। इन्हें ताल वाद्य भी कहा जाता है। तबला तथा मृदंग, पखावज शास्त्रीय ताल वाद्य हैं। अब ये भी आप याद रखिएगा, ये अवनद वाद्य। ये सारी चीज़ें आपको पता है, बस एक आपके रिवीजन के लिए थोड़ा सा मैं करा रहा हूँ। और नई चीज़ आपको अभी मैं बताऊँगा, यानी कि सारे वाद्यों का वर्गीकरण भी हम अभी धीरे धीरे पढ़ेंगे।
अब घन वाद्य का देखें तो घन वाद्य में धातु, पत्थर अथवा काष्ठ आदि से निर्मित वाद्य जिनमें परस्पर आघात से ध्वनि निकलती है घन वाद्य कहलाते हैं। अब इसमें हाथ से हमारा प्रहार नहीं किया जाता, इसमें धातु से धातु टकरा के आपके घन वाद्यों को बजाया जाता है, जैसे मंजीरा, झांझ, ओत, करताल। भजन में आपने देखा ही होगा मंजीरा बजाते हुए। इनका उपयोग भी लय के लिए किया जाता है। परंतु यदि इसी प्रकार के विभिन्न वाद्यों से स्वरावलियाँ अथवा स्वर तरंगे निकलती हो तो ये भी स्वर वाद्य की श्रेणी में आते हैं, जैसे जल तरंग अथवा नल तरंग। अब इसमें कुछ ऐसे वाद्य हैं जैसे जल तरंग और नल तरंग। नल तरंग का आविष्कार आपके बाबा अलाउद्दीन खां साहब ने करा है और इसमें 21 नलियाँ हैं। ये आप लिख लीजिए, 21 नलियाँ इसमें हैं नल तरंग में, और बाबा अलाउद्दीन खां साहब ने इसका आविष्कार करा है, बाबा अलाउद्दीन खां साहब। तो ये इम्पोर्टेंट बात इसमें हो जाती है, तो ये आप याद रखिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि घन वाद्यों में भी कुछ ऐसे वाद्य होते हैं जो स्वर उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, जैसे जल तरंग और नल तरंग। तो आप याद रखिएगा, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे बन के आ सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब आप डायरेक्ट देखिए प्रमुख भारतीय स्वर वाद्यों की, ये 1 नंबर 4 पे पहुंच गए हम, 1.4 पे। तो इसमें आपके प्रमुख भारतीय स्वर वाद्यों की संरचना व मिलाने की विधि, इसके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला आपका वाद्य आता है सितार। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इसका फोटो, मैं और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ये अब इसमें हम पार्ट्स ऑफ सितार सब कुछ पढ़ेंगे। तो ये आपका स्वर वाद्य सितार की संरचना, मिलाने की विधि एवं चित्र। सितार भारतीय संगीत का अत्यंत लोकप्रिय वाद्य है। पंडित रविशंकर ने इस वाद्य को संपूर्ण विश्व में लोकप्रिय बनाया। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाता है कि सितार को विश्व में लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है, तो पंडित रविशंकर उसका आंसर आपका होगा। सितार के प्रमुख अंग निम्न प्रकार के हैं, जैसे तुम्बा, सितार का निचला भाग जो कि गोल लोकी से बना होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पार्ट आपका होता है यह आपका तुम्बा कहलाता है। यानी ये आगे का पार्ट नहीं कह रहा हूँ मैं, ये पूरा, यानी ये पूरा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा आपका तुम्बा कहलाएगा। नेक्स्ट आपका है सितार का निचला भाग जो कि गोल लोकी से बना होता है, और ये कैसे बना होता है, लोकी से बना होता है। तो ये भी याद रखिएगा आप कि सितार का जो तुम्बा होता है वो काय से बना होता है, लोकी से बना होता है। एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न भी आपके पूछे जा रहे हैं आजकल। नेक्स्ट आपका है कील। तुम्बे के नीचे के मध्य भाग में कील होती है जिसमें सितार के तारों को बांधा जाता है और इसे मोगरा भी कहते हैं। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आपसे जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको आप बिल्कुल मत छोड़िएगा कि कील को मोगरा भी कहते हैं। आइए देख लेते हैं कील कहाँ पे इसमें सितार में, तुम्बे के नीचे के मध्य भाग में। तो ये देखिए आप यहाँ पे आपको कील मिलेगी। ये आप देख सकते हैं, ये मोगरा जो लिखा है ये तो ये आपका पार्ट है कील का, यानी मोगरा जो है उसी को कील कहते हैं और कील को ही मोगरा कहते हैं। अब तबली आपका क्या है, तुम्बे के सामने के भाग को काट कर उसे लकड़ी की प्लेट से ढक दिया जाता है। अब ये जो तुम्बा होता है आपका जो लोकी का बना होता है, इसमें जो आगे से ये आपको ढका हुआ दिख रहा है ये आपका कहलाएगा तबली। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है, इसे प्लेट को तबली कहा जाता है। गुड़ज, तबली के ऊपर लगभग मध्य में एक लकड़ी अथवा हाथी दांत की चौकी होती है जिस पर तारों के लिए स्थान बना रहता है। इसे गुड़ज अथवा ब्रिज कहा जाता है। इसकी ऊपरी सतह जवारी कहलाती है। अब जिससे इसको जैसे हम तानपुरे में मिलाने का काम करते हैं, यह आपका इसमें ब्रिज है, और ये ऊपर की जो सतह है यह आपकी जवारी कहलाती है, और ये हाथी दांत की बनी होती है। तो ये आप याद रखिएगा। ये आपकी थ्योरी क्लास आपको एग्ज़ाम में रिवीजन करने में काफ़ी हेल्प करेगी, क्योंकि सितार, वीणा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, सितार,
वीणा, तानपुरा, सितार, वीणा, तानपुरा, ये 3-4 ऐसे वाद्य हैं। तबला, यहाँ से क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं, या तो सितार से आएगा या तो तबले से आएगा। और इनके शब्दावली, इनके पार्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन सा तार किस में मिलाया जाता है, ये सब भी काफ़ी इसमें इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैंने सोचा कि आपको वाद्यों के बारे में ज़रूर पढ़ाना चाहिए। अभी तक आपकी थ्योरी क्लास वाद्यों की हुई भी नहीं थी। चलिए अब इसमें डांड की बात करते हैं। तुंबे से जुड़ी एक खोखली लंबी लकड़ी जिसमें सितार के पर्दे बांधे जाते हैं, डांड कहलाती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो पार्ट है आपका, ये जिसमें पर्दे बंधे हुए हैं, ये जो पार्ट है आपका जो जुड़ा हुआ है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा जो आपका हो जाएगा ये डांड कहलाएगा। ये देखिए आप देख सकते हैं, ये लिखा भी है यहाँ पे डांड। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका है गुल। सितार का वह भाग जहां तुम्बा व डांड जुड़ते हैं गुल कहलाता है। अब जहां से इसको जोड़ा जाता है इसको हम क्या कहते हैं, गुल कहते हैं। देखिए यहाँ पे कहीं पे इसमें ये रहा गुल आपका, ये देखिए ये आपका गुल है जहां से आपके सितार का ये डांड से जुड़ा हुआ है, मतलब डांड जुड़ी हुई है जिससे, तो इसको कहेंगे हमारा गुल कहेंगे इसको। मनका, सितार के तारों को मिलाने के लिए जो मोती तार में पिरोए जाते हैं उसे मनका कहते हैं। मिलाने के लिए आखिर में जैसे कि हम पूरा उसको सितार को मिला लेते हैं, उसके बाद जब हम एक्यूरेट मिलाते हैं तो उसको मनके की सहायता से मिलाया जाता है। ये बात आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट आता है आपका पर्दा। सितार की डांड में पीतल अथवा लोहे की सलाइयों के टुकड़े जो सामने की ओर तांच से बांधे जाते हैं पर्दे अथवा सुंदरी कहलाते हैं। तो ये आपके क्या कहलाते हैं, पर्दे अथवा सुंदरी कहलाते हैं। ये भी आप याद रखिएगा कि इसको सुंदरी भी कहते हैं। अगर एग्जाम में आपसे सुंदरी नाम से पूछ लें तो आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट पूछ सकते हैं। जैसे सितार के पर्दों की संख्या होती है 16 से 24। तो अगर आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि सितार की सुंदरी की कितनी संख्या है, तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि सुंदरी क्या चीज़ है। तो ये आपको नई चीज़ आपको पता हो रही होगी, तो इस चीज़ का आप याद रखिए कि पर्दे को सुंदरी भी कहते हैं। तो सुंदरी से आ जाए तो भी आपको 16 से 24 लगानी है संख्या। उनके ऊपर तारों को दबाने से इच्छित स्वर प्राप्त किए जाते हैं। इनकी संख्या 16 से 24 होती है। देखिए लिखा भी यहाँ पे, इनकी संख्या कितनी होती है, 16 से 24। नेक्स्ट चलते हैं अटी। सितार के ऊपरी सिरे में हाथी दांत की 2 पट्टियां होती है। पहली पट्टी जिसके ऊपर तार रखे जाते हैं अटी कहलाती है। अब यहाँ पे जो पहली पट्टी होगी आपकी, ये देखिए ये 2 पट्टी है, जिसमें पहली पट्टी वो आपकी अटी कहलाती है ये, और इसको मेरू भी कहते हैं। और ये आपका है तार गहन। दूसरी वाली पट्टी जो है आपकी तार गहन, ये नीचे दे भी रखा है तार गहन। दूसरी पट्टी जिसके बीच में पतले सुराखों से तार गुजरते हैं तथा खूटियों से बांधे जाते हैं, तार गहन कहलाते हैं। अब खूटियाँ क्या होती हैं, ये जो आपको दिख रही है ऊपर, ये सब क्या है, खूटियाँ हैं इसकी, जिससे इसको मिलाया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। और तार गहन मैं आपको बता चुका हूँ। आखिरी आपका लास्ट पॉइंट बचता है तरब। अच्छे सितारों में पर्दों के नीचे कुछ पतले तारों की पंक्तियाँ होती है जिन्हें छोटी छोटी खूटियों से कसने की व्यवस्था होती है तथा एक छोटा गुड़ज भी स्थित होता है। इन पतले तारों को तरब के तार कहते हैं। तरब के तारों को ठीक से मिलाने पर स्वर देर तक गूंजता है। अब इसमें तरब के तार भी होते हैं जो कि पतले तारों को हम कहते हैं। अब इसमें अच्छे सितारों में पर्दों के नीचे कुछ पतले तारों की पंक्तियाँ होती है। अब इसमें यह भी आपको बात याद रखना है कि तरब के तार भी होते हैं, और तरब के तार से जो हम स्वर बजाते हैं उनकी आवाज़ कैसी होती है, गूंजती है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है मिजराब, जिसके द्वारा आपके सितार को बजाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एग्ज़ाम में आपके आजकल इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि सितार को किसकी सहायता से बजाया जाता है, सरोद को किसकी सहायता से, सारंगी को किसकी सहायता से, ऐसे अलग अलग प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। संतूर को किसकी सहायता से बजाया जाता है। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए पूछे जाते हैं, तो आप बिल्कुल याद रखिए। तो मिजराब लोहे से बना कोण जिसे दाहिने हाथ की तजनी में फंसाकर
तारों में आघात करते हैं मिजराब कहलाता है। अब इसको कोण को ही हम क्या कहते हैं, मिजराब कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। तार, सितार के मुख्य 7 तार होते हैं जिन्हें विभिन्न स्वरों में मिलाकर वादन किया जाता है। अब सितार में मुख्य तार कितने होते हैं, 7 तार होते हैं, यह आप याद रखिएगा। सितार की संरचना व अंगों का ज्ञान आपको भली भांति हो गया होगा। अब आपको सितार को मिलाने की विधि बताते हैं। अब मिलाने की विधि जान लेते हैं हम क्या क्या है। तो सितार मिलाने की विधि क्या है, सितार में प्रथम तार को बाज का तार कहते हैं। इसके समीप के 2 तारों को, जिन्हें जोड़ी के तार कहते हैं, को पहली काली के स्वर में मिलाया जाता है। इस प्रकार दूसरे व तीसरे तार से मंद्र सा स्वर उत्पन्न होगा। इस स्वर के अनुसार बाज का तार मंद्र म से मिलाया जाता है। यानी कि आप पहले तार को बोल तार कहते हैं, ये याद करते चलिए, और दूसरे और तीसरे तार को जोड़ी का तार कहते हैं, जोड़ी का तार कहते हैं। और पहले तार को आपके मंद्र म में मिलाया जाता है और दूसरे और तीसरे को मंद्र सा में मिलाया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, दोनों मंद्र सा में मिलाए जाते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम आगे क्या है। मंद्र म से मिलाया जाता है तथा बाज के तार में 7वें पर्दे में सा स्वर बजाकर इसका परीक्षण किया जाता है। अब इसको परीक्षित करने के लिए क्या किया जाता है कि बाज के तार में, यानी कि पहले तार में 7वें पर्दे में सा स्वर बजाकर इसका परीक्षण किया जाता है कि ये मिला है या नहीं मिला है, जो कि जोड़ी के तारों के सा से 1 सप्तक ऊंचा होगा। अब ये बात याद रखिए आप, 1 सप्तक यानी कि मध्य सप्तक का होगा। जब हमको पता है कि आपके जोड़ी के तार मंद्र सप्तक के सा में मिले हुए हैं तो 1 सप्तक ऊंचा यानी आपके मध्य सप्तक का वो होगा। आगे क्या है, बाज के तार में प स्वर बजाकर सितार का चौथा तार स्वर प में मिलाया जाता है, इसलिए चौथे तार को पंचम का तार भी कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। और पंचम में इसको मिलाया जाता है। आगे क्या है, इस चौथे तार की सहायता से 5वां तार अति मंद्र प में सरलता से मिलाया जाता है और छठा तार मंद्र सा पहली चिकारी का होता है। अब चिकारी के तार को पपैया का तार भी कहते हैं, यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये भी आप याद रखिएगा। चिकारी तारों को, जो कि छठा और 7वां तार है, उसको आप पपैया का तार भी कहते हैं, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा, छठा और 7वां तार। तो छठा तार मंद्र सा पहली चिकारी का होता है, 7वां तार दूसरी चिकारी बाज के तार में सा स्वर बजाकर मिला लिया जाता है। तरफ के तारों को मिलाने के लिए विभिन्न पर्दों की सहायता से निकलने वाले स्वरों के अनुसार तरफ की खूंटियों को कसकर मिलाया जाता है। तो यह आप याद रखिएगा। सितार के बोल निकालने का तरीका, सितार के तारों में 2 तरह से आघात किया जाता है। इस प्रकार मिजराब के आघात से निम्न बोल बनते हैं। दा, अब दा कैसे बनता है, जब मिजराब द्वारा बाहर से अंदर की ओर प्रहार किया जाता है तो दा का बोल निकलता है। देखिए ये एग्जाम में सीधा आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये मोस्ट आईएमपी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पूरा आपका मोस्ट आईएमपी है, तो इसको आप जरूर से नोट कर लीजिए, ये आपका मोस्ट आईएमपी है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। इसमें आपको देखिए दा कैसे निकलता है, तो ये आपसे सीधा पूछ लेंगे कि जब मिजराब द्वारा बाहर से अंदर की ओर प्रहार किया जाता है तो कौन से बोल, सितार का कौन सा बोल निकलता है, और 4 आपको ऑप्शन दे देंगे, जैसे दा, रा, दीर्घ, द्रा। तो आपको उसमें बताने में गलती हो सकती है अगर आपने सितार बजाया नहीं है, आप पहली बार, मतलब आप सितार के तो स्टूडेंट हैं ही नहीं, अगर आप गाना सीखते हैं तो आप कैसे बताएंगे। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, आपने पढ़ा हुआ आपका होना चाहिए। तो दा इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो ये आप सारे देखिए। रा का देखते हैं, तो जब मिजराब द्वारा भीतर से बाहर की ओर प्रहार किया जाता है तो रा का बोल निकलता है। अगर बाहर से अंदर की ओर प्रहार किया जाएगा तो दा बोल निकलेगा। और जब मिजराब द्वारा भीतर से बाहर यानी अंदर से बाहर, देखिए बाहर से अंदर दा और अंदर से बाहर रा, तो ये आप याद रखिएगा। अगर तारों की बात करें तो पहले तार को बोल तार कहते हैं, दूसरे तीसरे तार को जोड़ी का तार कहते हैं, चौथे तार को आप पंचम का तार कहते हैं, 5वें को भी पंचम का कहते हैं, छठे और 7वें को चिकारी और पपैया का तार हम कहते हैं। दिर की बात करें, जब दा तथा रा बोल को शीघ्रता से बजाया जाता है तो दिर बोल निकलता है, यानी जब अंदर से बाहर, जब बाहर से अंदर और अंदर से बाहर एक साथ प्रहार किया जाएगा तो आपका दिर बोल निकलेगा। द्रा की बात करें,
तो दा तथा रा को मिलाकर शीघ्रता से बजाने से द्रा का बोल निकलता है, यानी कि दा रा को मिला के यानी दारा दारा इस प्रकार से बजाएंगे तो द्रा हो जाएगा वो, तो वो द्रा बोल हमारा निकलता है। नेक्स्ट चलते हैं हम, तो स्वर वाद्य वेला। अब यहाँ पे सितार आपका कंप्लीट हो गया, ये यहाँ पे सितार आपका कंप्लीट कर दिया मैंने। नेक्स्ट आपका आता है वेला। तो वेला आपका क्या है, स्वर वाद्य वेला यानी कि वॉयलिन। वॉयलिन को वेला भी कहते हैं। वॉयलिन की संरचना, मिलाने की विधि एवं क्षेत्र। अब वॉयलिन की बात करते हैं हम। वॉयलिन एक तंत्री वाद्य है जो वितत वाद्य की श्रेणी में आता है। अभी मैंने आपको बताया ऐसे वाद्य जिनको कोर्ण मिजराब की सहायता से बजाया जाता है वो आपके तत्वाद्य हैं, और वितत वाद्यों की श्रेणी में जिनको बो की सहायता से यानी कि आपके गज की सहायता से बजाया जाता है वो आपके वितत वाद्यों में आते हैं। तो आपका वॉयलिन कैसा है, वितत वाद्य है, वितत वाद्य की श्रेणी में आता है क्योंकि यह गज धनुष से बजाने वाला वाद्य है। आपने अपने वर्तमान स्वरूप में तो इसे यूरोपीय वाद्य कहा जाता है, यानी ये इंडियन नहीं है, ये यूरोपीय वाद्य है। परंतु इसके प्रमुख भारतीय वाद्यकार इसे भारतीय वीणा का ही एक प्रकार मानते हैं। अब जो भारतीय कलाकार हैं, भारतीय वाद्यकार हैं, उनके हिसाब से ये भारतीय वीणा का ही एक प्रकार है जो यूरोप में बना दिया गया, जो कच्छपी वीणा के अनुरूप माना जाता है। अब देखिए एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वॉयलिन किसके अनुरूप माना जाता है, तो वो माना जाता है कच्छपी वीणा के। ये सारी चीज़ें ही इम्पॉर्टेंट होती है। थ्योरी क्लास में यही सब होता है कि आपको एक एक पॉइंट पे ध्यान देना है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो भारतीय वीणा कौन से भारतीय वीणा के समरूप है आपका वॉयलिन, तो वो है आपका कच्छपी वीणा के समरूप है। इसको बजाने के लिए प्रयोग में आने वाला गज धनुष भारत की ही देन बताया जाता है। तो यह आपका जो धनुष गज है ये कहाँ का है, भारत का ही है, लेकिन ये वाद्य कैसा है, आपका यूरोपीय है। अब इसमें भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वॉयलिन को बजाने के लिए जो गज का उपयोग किया जाता है वो किसकी देन माना जाता है, तो वो आपके भारत की देन माना जाता है। प्राचीन काल में गज से बजाई जाने वाली वीणा भारत में विद्यमान थी। पहले के समय में जैसे अभी वीणा को आपके प्लेक्ट्रम से बजाया जाता है, लेकिन पहले के समय में आपके वीणा जो है वो गज की सहायता से बजाई जाती थी, ऐसा ये बता रहे हैं। नेक्स्ट आपका है संरचना। अब किस प्रकार से यह बना है, यह वाद्य वर्तमान में इटली व जर्मनी में उच्च कोटि का बनाया जाता है। सबसे अच्छा इटली और जर्मनी में मिलता है ये। इसके निर्माण में तुन या सागौन की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है जो कि सीजन्ड वुड होती है, यानी इसमें कौन सी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, तो सागौन की लकड़ी, जो कि आपको सभी को पता है बहुत महंगी और बहुत आपकी सबसे अच्छी लकड़ी मानी जाती है। सीजन वुड इसको कहते हैं। धूप तथा वर्षा में जो लकड़ी अनेक वर्षों तक पड़ी रही हो तथा जिस पेड़ से यह प्राप्त की गई हो उसके तने के परीक्षण के उपरांत इसका चुनाव किया जाता है। इसकी ऊपरी प्लेट बेली कहलाती है तथा नीचे वाली प्लेट बेक कहलाती है। अब देखिए पीछे वाली प्लेट आपकी, नीचे वाली प्लेट जो है ये वाली प्लेट आपकी बेक कहलाएगी, और आपके ये जो पूरी प्लेट है ये आपकी बेली कहलाएगी। तो ये आप याद रखिएगा, ऊपरी प्लेट, ये ऊपरी प्लेट आपकी बेली कहलाएगी और ये नीचे वाली प्लेट आपकी बेक कहलाएगी। तथा इन दोनों प्लेटों को वक्राकार पट्टी, जिसे रिब्ज कहते हैं, से लकड़ी की पतली पट्टी लाइनिंग के माध्यम से जोड़ दिया जाता है। अब ये भी याद रखिएगा आप कि ये जो वक्राकार पट्टी है उसको आपके क्या है, रिब्ज कहते हैं। इसके ऊपरी भाग बेली में ध्वनि के कंपनों को प्रभावी बनाने हेतु 2 साउंड होल बने होते हैं जो कि अंग्रेजी अक्षर एफ आकृति के होते हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि इसमें 2 साउंड होल होते हैं, जैसे ये दिख रहा है आपको ये वाला, तो ये आपके एफ अक्षर के बने हुए हैं। आगे क्या है, यह पूरा भाग इसका साउंड बॉक्स होता है। इसके लंबाई, जैसे गिटार में आप देखते हैं कि ये गिटार है, तो गिटार आपका जो रहेगा उसमें आपका देखा है आपने कि इस प्रकार से ये आपका गिटार जो होता है, देखिए मेरी ड्राइंग तो बहुत ही बेकार है, क्या ही कहें। तो इसके अंदर जो आपका देखते हैं हम ऐसे तार होते हैं गिटार में, तो ये जो अंदर होता है ये साउंड होल होता है। लेकिन इसमें जो आपके ये 2 होल बता रहे हैं एफ आकृति का, तो वो आपके क्या है, आपके साउंड होल कहलाएंगे। इसके लंबाई वाले एक छोर में रिब्ज में
एक बटन होता है जिसकी सहायता से आबनूसी लकड़ी का एक टुकड़ा जिसे टेल पीस कहते हैं जुड़ा रहता है। आगे क्या है, इसमें 4 तार को पिरोने के लिए छिद्र तथा एडजस्टर्स लगे रहते हैं। अब इसमें कितने तार होते हैं? 4 तार होते हैं। बेली में दूसरे छोर में लकड़ी की पतली डांट जो बेली से जुड़ी होती है नेक कहलाती है। इसके अंतिम सिरे को स्क्रोल कहते हैं। इसके समीप तारों को कसने के लिए 4 पेक्स होती है। बेली के साउंड होल्स के बीच में ब्रिज रहता है जिसके ऊपर से 4 तार एडजस्टर्स से चलकर दूसरे छोर में पैक्स के छिद्र में पिरोए जाते हैं। अब यह आपका जो पोर्शन है ये वाला, ये आपका क्या है? नेक कहलाएगा जिससे ये जुड़ा हुआ है। और आपका ये जो है यहाँ पे ये आपका ब्रिज है जिससे तार आपके जुड़े हुए हैं। आगे चलते हैं। तारों के ही ठीक नीचे आबूनिस लकड़ी की पट्टी होती है जिसे फिंगर बोर्ड कहते हैं। आगे क्या है आपका? पेक्स के समीप एक नट से होकर चारों तार जाते हैं। इसमें 4 तार होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। दूसरे छोर में टेलपीस के समीप चिन रेस्ट होता है जो खड़े होकर बजाने में सुविधा हेतु लगा रहता है। साउंड होल्स के समीप बेली तथा बैक प्लेट्स के मध्य लकड़ी का पतला स्तंभ खड़ा रहता है जिसे साउंड पोस्ट भी कहते हैं। और ये बहुत हल्का वाद्य भी होता है, अगर आप इसको उठाएंगे तो काफ़ी हल्का वाद्य होता है, इसलिए खड़ा होके भी बजाने में आसानी होती है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। वायलिन को बजाने हेतु लंबी बेंत की लकड़ी जिसे स्टिक कहते हैं का प्रयोग होता है। इसके एक सिरे में नट होता है जिससे होकर घोड़े के बाल लंबाई में दूसरी छोर में पॉइंट तक तने रहते हैं। इनको नियंत्रित करने हेतु एक स्क्रू पहले छोर में नट के समीप होता है। इस पूरे भाग को गज अथवा बो धनुष कहते हैं। अब ये जो आपका पार्ट है जिससे इसको बजाया जाता है वो पूरे पार्ट को हम धनुष यानी कि बो कहते हैं, गज इसको हिंदी में कहते हैं। और ये आपके घोड़े के बाल के जो तार इसमें देखे जाते हैं जिससे इसको बजाया जाता है। इसके बालों को वायलिन के तारों में घर्षण से ध्वनि उत्पन्न होती है। अगर हम इसमें तारों से इसको घिसेंगे वायलिन के तारों को तो उससे क्या होगा? ध्वनि उत्पन्न होगी। आप चित्र देखकर आसानी से गज संचालित कर वायलिन से ध्वनि निकाल सकेंगे। ये देखिए इस प्रकार से ये आपका चित्र दे रखा है। ये देखिए ये आपके अलग अलग प्रकार से वायलिन दिया है। ये नीचे भी आपका दे रखा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब मिलाने की विधि की बात करते हैं। इसमें 4 तार बाएं से दाईं ओर GDAE होते हैं। पहले 3 तार कॉइल्ड के होते हैं तथा चौथा तार स्टील का पतला तार होता है। तो पहले 3 तार आपके कैसे होते हैं? कॉइल्ड के होते हैं तथा चौथा तार आपका काय का होता है? स्टील का पतला तार होता है। और इसमें GDAE ये तारों के नाम इन्होंने दिए हैं, मतलब कि इसमें इसको मिलाया जाता है। अब आपको सभी को पता है कि पाश्चात्य में हम CDEFG CD और आपका E शार्प, C शार्प, D शार्प और आपका E शार्प, C शार्प, D शार्प, F, फिर आपका G आएगा, फिर उसके बाद आपका A और आपका B। इस प्रकार से ये पूरा आपका CDEFG AB यानी कि आपके सारे वाइट पट्टी के स्वर इसमें पाश्चात्य में देखें तो पाश्चात्य से अगर हम इसको देखें तो G आपका क्या हो जाएगा? पंचम कहलाएगा। और D आपका क्या हो जाएगा? रे हो जाएगा। D आपका रे होना चाहिए यहाँ पे, फिर D के हिसाब से इन्होंने लिया है। तो A को इन्होंने प माना है, अच्छा G को इन्होंने अलग इस प्रकार से तारों के नाम दिए हैं ये। चलिए ठीक है, इसमें तारों के नाम दिए हैं। और हिंदी से आप देखें तो हिंदी में प सा इन्होंने लिया है। तो ये आपका मंद्र प है,
ये आपका सा है, ये आपका शुद्ध मतलब कि मध्य प है और ये मध्य सा है। तो इस प्रकार से इसमें 3 विधि से इसको मिलाया जाता है। एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाए आपसे कि वायलिन की कितनी विधि है मिलाने की, तो टोटल 3 विधि है, जिसमें से उत्तर भारत में पहली और तीसरी विधि प्रचलित है और आपके दक्षिण भारत में दूसरी विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी कि दूसरी विधि में सापा सापा से इसको मिलाया जाता है, जो दक्षिण भारत में होता है। आगे की बात करें हम, पहली तथा तीसरी विधि में वायलिन के दूसरे तार को हारमोनियम के 5वें काले या पहले सफ़ेद अथवा पहले काले से मिलाया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, जो कि सा का तार होता है। इसमें गज धनुष चलाने पर सा की ध्वनि, इसी तार में नट से 2 अंगुल ऊपर तर्जनी उंगली के सिरे से तार को दबाकर तथा गज चलाने पर रे स्वर प्राप्त होता है। रे से 2 अंगुली ऊपर मध्यमा के से दबाने पर ग स्वर तथा उसके ऊपर मध्यमा से सटाकर अनामिका से दबाने पर म स्वर निकाला जाता है। ऐसे अलग अलग स्वर ये निकालने का तरीका आपको बता रहे हैं। इसी प्रकार तीसरे तार को कसकर प में मिलाया जाता है। फिर दूसरे तार में अंगुली संचालन की विधि के अनुसार तीसरे तार में तर्जनी से ध स्वर, मध्यमा से नी स्वर तथा अनामिका से तार सा प्राप्त होता है। वायलिन वाद्य में ख्याल, गत, गीत, भजन सभी आसानी से बजाए जा सकते हैं, परंतु इसके लिए सर्वप्रथम स्वर ज्ञान व अच्छा अभ्यास होना आवश्यक है। तो ये था पूरा वायलिन का आपका वायलिन के बारे में हमने पूरा पढ़ा है। इसके पहले हमने सितार के बारे में पढ़ा है और जितने भी वाद्यों के प्रकार होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा है। अब इसका मैं नेक्स्ट पार्ट आपका लाऊंगा, यानी कि थ्योरी क्लास नंबर 12। तो उसके अंदर हम आगे सारंगी की संरचना और उसके बारे में हम पढ़ेंगे काफ़ी कुछ, और उसके आगे के हम सारे जैसे तानपुरा, आपके तबला, ये सब भी पढ़ेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है तो अब इसमें हम कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो में आपके कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आपकी थ्योरी में आगे की करवाऊंगा। तो आपको क्लास कैसी लगी? इसमें हमने इंस्ट्रूमेंट की थोड़ी सी शुरुआत करी है, कहीं कहीं गलती भी हो सकती है मेरे से, आखिर मैं भी इंसान ही हूँ। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और अगर आपको क्लासेस अच्छी लगे, थ्योरी क्लासेस देखिए। और हाँ, आपका मैं जैसा कि मैंने सूचित करा है, बहुत जल्द आपकी महा मैराथन में लाने वाला हूँ, जो YouTube के इतिहास में सबसे अलग होने वाली है। काफ़ी सारे क्वेश्चन हम इसमें करेंगे, 1000+ क्वेश्चन एक ही क्लास में, बहुत बड़ी बात होने वाली है। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो आप बताइएगा कि आपको कैसा क्या लग रहा है स्वराले म्यूज़िक क्लास का काम। तो अगर आपको सब कुछ अच्छा लगे, थ्योरी क्लासेस, पेपर सॉल्यूशन, मॉक टेस्ट सब कुछ अच्छा लगे और दिल से आवाज़ आए, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।